नमस्कार, मैं नवीन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं समसामयिकी घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और कैसे हैं आप सभी लोग। सो गाइस, जैसे कि हम लोगों ने पिछले कुछ लेक्चर्स में कुछ योजनाओं के बारे में बात करी थी, आपको एक हिंट मिला कि कैसे योजनाओं को आपको समझना है, कौन कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है योजनाएं, उसके ऊपर हम लोगों ने बात की थी। आज हम लोग टारगेटेड रखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। एक भी योजना गाइस आप लोगों को छोड़नी नहीं है, जो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जहाँ पे आपने योजनाओं की लिस्ट बनाई होगी वहीं पे इनको अपडेट कर लीजिएगा और उनको फिर बार बार रिवाइज कीजिएगा, ठीक है जी। इसमें हमने कुछ करंट अफेयर की भी योजनाएं रखी हैं, यानी जो योजना चर्चा में है उसको भी हम लोगों ने रखा हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भारत के स्वतंत्रता के बाद जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। स्वतंत्रता के बाद कुछ योजनाएं ऐसी रहीं जो कहीं ना कहीं अभी भी कार्यरत हैं और बहुत महत्वपूर्ण, बहुत चर्चा में रहीं। उसके बाद 2014 के बाद से जो योजनाएं हैं, 2014 के बाद से जो योजनाएं हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं महत्व देना है। मैं 2014 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी पीएम बन रहे हैं और ये लगातार उनका दूसरा कार्यकाल है। यही वो रीज़न है कि 2015 के बाद जो उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत जो योजनाएं हैं उनको जान लेना है। उसके बाद ठीक इसी के बाद हम लोग केंद्र सरकार के संदर्भ में भी बात कर रहे होंगे। तो आप लोग हेडलाइन देंगे उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं, हेडलाइन दीजिएगा। और अब सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। अब जरा समझिए कि इस अध्याय में यानी इस टॉपिक में आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कौन सी योजनाएं हैं जो एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। आपके सिलेबस के अनुरूप ही इस सेशन को डिजाइन किया गया है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहले नंबर पे हम लोग बात करेंगे कृषि एवं विकास कल्याण योजनाएं कौन कौन सी हैं, यानी कृषि और किसान से संबंधित, उनके कल्याण से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे स्वास्थ्य योजनाएं, यानी स्वास्थ्य से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं हैं, है ना। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे सामुदायिक कल्याण योजनाएं। एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम चला था 2 अक्टूबर 1952 को, जब वो असफल हो गया तब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था सामने आई, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो वहीं पे हमको ध्यान रखना है कि सामुदायिक कल्याण योजनाएं कौन कौन सी हैं जो हमें जान लेनी है। चौथे नंबर पे हम लोग बात करेंगे महिला कल्याण योजनाएं, महिलाओं के संदर्भ में कौन कौन सी योजनाएं हैं जो चर्चा में है ना, और जो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण योजनाएं रहीं जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं, इसके ऊपर भी बात करनी है। फिर उसके बाद बच्चों से संबंधित यानी बाल विकास योजनाएं, बालकों और बालिकाओं से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं हैं। और फिर वृद्धों से संबंधित यानी पेंशन योजना कौन कौन सी है उसके ऊपर बात करेंगे। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, इनको देख लेना है। यानी ये टॉपिक हम लोग इस 7 डायमेंशन में कवर करेंगे। एक भी प्रश्न आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग ये तो नहीं कह सकते हैं कि यही प्रश्न आने वाला है ना। 25 क्वेश्चन आप लोगों के रहेंगे राजस्व लेखपाल भर्ती में। जैसे कि हम लोगों ने बात की हुई है, राजस्व लेखपाल की आपकी भर्ती होने वाली है, जिसमें आप लोग ग्रामीण समाज विकास के अंतर्गत देखेंगे 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 मार्क्स के रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, ठीक है जी। उसके साथ में निगेटिव मार्किंग है गाइस, तो कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता है। निगेटिव मार्किंग है, यानी 1/4 की निगेटिव मार्किंग है गाइस। एक सवाल सही जो आप कर रहे हैं वो चला जाएगा अगर 4 गलत कर दिए आप लोगों ने, तो ध्यान रखिएगा। 25 क्वेश्चन हैं आप लोगों के। जो क्लास आप लोग मेरे मार्गदर्शन में कर रहे हैं, एक भी पॉइंट आप लोगों को छोड़ना नहीं है। आपको मैं बता दूंगा इस 25 में से 22 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए। ग्रामीण समाज विकास के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। बाकी अदर विषय की जो कक्षाएं हैं वो आप देख रहे हैं, हिंदी है, मैथमेटिक्स है और सामान्य ज्ञान है ना। सामान्य ज्ञान के कुछ टॉपिक हमारे ग्रामीण समाज विकास में भी देखने को मिलते हैं, तो वो उसके अनुसार आप लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो ये आप नोट कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कृषि एवं किसान कल्याण योजनाओं के ऊपर हम लोग पहले बात करते हैं, फिर देखेंगे स्वास्थ्य से संबंधित कौन कौन सी योजना है। तो हेडलाइन देंगे कृषि एवं किसान कल्याण योजनाएं। थोड़ा सा बैकअप के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, डेट याद रखेंगे 31 मई 2019, पहला पॉइंट आपको डेट याद रखनी है।
है ना, और भूल जाएंगे, ये होता है, सभी के साथ होता है कि भूल जाते हैं। तो उसके समाधान के लिए आप इनको बार बार देखेंगे, एक बार एक जगह नोट कर लीजिए, फिर उसको बार बार देखते रहिए। तो 31 मई 2019 को यह योजना प्रारंभ की गई किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। पहला पॉइंट डेट याद रखेंगे। उसके बाद इस योजना में कृषि फार्म स्थापना के साथ साथ किसानों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा, यानी उनके लिए फार्म तो बनाए ही जाएंगे, उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि कृषि की उत्पादकता को वो और कैसे अच्छे ढंग से बढ़ा सकते हैं। मैंने आपको बताया था भाई कि कृषि का मतलब केवल खेती करना ही नहीं होता है। कृषि के अंतर्गत आपका खेती आता है, पशुपालन है, कुक्कुट पालन है, मधुमक्खी पालन है, बागबानी है, ये सारे कहीं ना कहीं क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। अब इस योजना का जो उद्देश्य है, खेती के अंतर्गत युवाओं का अधिकाधिक उपयोग एवं रोजगार के लिए नए साधन की स्थापना करना, है ना। जैसे कि आप लोगों ने देखा कृषि कानून जो बिल आया था, हालांकि स्थगित हो गया, उसमें कई ऐसे प्रावधान थे, अधिकांश प्रावधान जो कि किसानों के लिए बेनिफिशियल थे, है ना। तो वहाँ पे वो क्या कर सकते थे कि अगर उनके पास अच्छी खासी जगह है तो वो किसी कंपनी को टारगेट करके उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे कि भाई आपको अगर चिप्स बनाने के लिए आलू चाहिए, अच्छी क्वालिटी के चाहिए, इतने कुंटल चाहिए, तो हम आपको प्रोड्यूस करेंगे। तो उसमें कहीं ना कहीं युवा सामने आते, लेकिन इसमें भी युवाओं को अधिक से अधिक उपयोग इनका किया जाएगा ताकि उनको रोजगार के नए साधन भी मिल सकें और वो किसानों को बता सकें कि भाई ये चीज़ें आप लोग प्रयोग में लाइए तो आप इसमें कहीं ना कहीं बेनिफिट में रहेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, 31 मई 2019 को लागू हुई कृषि एवं किसान कल्याण योजना, और इसका उद्देश्य क्या था। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि किसानों को प्रशिक्षित करना और खेती के अंतर्गत युवाओं का अधिक से अधिक प्रयोग करना। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया आपका। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है इसका उद्देश्य, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश गोपालक योजना। उत्तर प्रदेश गोपालक योजना, ठीक है जी। अब इसमें ध्यान दीजिए कि यह 22 जनवरी 2019 को प्रारंभ हुई, इसकी डेट, है ना। देखिए आपको योजनाओं में क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो आपको डेट याद रखनी है जो 2014 के बाद जो मैं लिखवा रहा हूँ। उसके बाद उसके तथ्यात्मक पॉइंट ध्यान रखने हैं, है ना। उसका क्या उद्देश्य था, क्यों लाई गई, उद्देश्य क्या था, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो ये कुछ गिने चुने पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने, जहाँ से प्रश्न आते हैं। 22 जनवरी 2019 को ये आरंभ हुई, पहला पॉइंट हो गया आपका। अब इस योजना के अंतर्गत क्या है, पशुपालकों को ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आरंभ की गई। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि भाई उत्तर प्रदेश में गोपालक योजना कब शुरू हुई, तो आपको डेट याद रखनी है 22 जनवरी 2019। और इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया, तो प्रावधान आपको ध्यान रखना है कि पशुपालकों को ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया इसमें आरंभ की गई। और इस योजना में 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये आप लोग याद रखेंगे, 10 लाख रुपए तक का ऋण इसमें देने की बात कही गई है। और इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है वो राज्य के बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करना और राज्य में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, ठीक है जी। ये इसका उद्देश्य है। चौथा पॉइंट ध्यान रखेंगे। मैंने इतने डायमेंशन में क्यों बांटा है, एक तो फैक्चुअल प्रश्न हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए कि भाई कब शुरू हुआ, पशुपालकों को ऋण जो उपलब्ध कराया जाएगा कितने लाख तक का है। अगर एक प्रश्न ऐसा रहा कि भाई उत्तर प्रदेश में गोपालक योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, तो वो कहीं ना कहीं स्कोरिंग प्रश्न हो जाएगा। आपको चीजें पता होनी चाहिए कि भाई कब शुरू हो रहा है और कितनी राशि है, काम क्या करेगा, ऋण प्रोवाइड करवाएगा, उद्देश्य क्या है, राज्य के बेरोजगार जो युवक हैं उनको रोजगार के अवसर इसमें कहीं ना कहीं मिलेंगे और रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी राज्यों के अंतर्गत, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। और इसके अंतर्गत ध्यान रखेंगे इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी लाभार्थी किसानों को जो आर्थिक समस्या के कारण अपने लिए कारोबार शुरू करने में असक्षम हैं, ऐसे किसानों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वही जो ऋण मिलेगा 10 लाख तक का ऋण लिया जा सकता है। ये पॉइंट यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एक जिला एक उत्पाद योजना, है ना। वन प्रोडक्ट वन
वन डिस्ट्रिक्ट, है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। उत्तर प्रदेश ने जो सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी का पुरस्कार जीता उसका विषय यही था, एक जिला एक उत्पाद। और काशी विश्वनाथ धाम, ये 2 विषयों पे केंद्रित था, जिसके चलते कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश ने गणतंत्र दिवस की परेड में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी का पुरस्कार जीता, है ना। अब उसके बाद ध्यान से समझिएगा कि कृषि क्षेत्र को रोजगार परक बनाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत राष्ट्रपति कौन है हमारे भारत के, रामनाथ कोविंद जी ने 14 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस को की गई थी, उत्तर प्रदेश दिवस, ठीक है जी। ये इस योजना के माध्यम से जिले के छोटे मध्यम और परंपरागत उद्योगों का विकास किया जाएगा, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य क्या रखा गया कि जिलों के हस्तशिल्प को नई पहचान देकर उनके उद्योग सेवा व्यवसाय क्षेत्र को प्रभावी बनाना है और इसके द्वारा रोजगार के नए अवसरों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा, ठीक है जी। तो इसका उद्देश्य क्या है, बेसिकली कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर देना। कृषि क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर, कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रोवाइड करवाना, ये कहीं ना कहीं इसका मेन उद्देश्य है जो आप लोग ध्यान रखेंगे। कब शुरू हुआ है, 14 जनवरी 2018। जैसा कि मैंने बताया 2014 के बाद से जो जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं वो सभी मैंने इस सेशन में रखी हैं, तो एक भी योजना आपको मिस नहीं करनी है, ठीक है जी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किसान रथ योजना। किसान रथ योजना, अब यह योजना राज्य में दूर के किसानों को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु 2010-11 में प्रारंभ की गई थी। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखेंगे, यह किसानों को जानकारी प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण पहल भी साबित हुई। मतलब किसान रथ योजना के तहत किसानों को कृषि से संबंधित सारी जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी और किसानों की सहायता हेतु 17 अप्रैल 2020 को केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया। अगला पॉइंट ध्यान रखेंगे, किसान रथ मोबाइल ऐप कब लॉन्च हुआ है किसान रथ योजना के तहत, तो 17 अप्रैल 2020। उसके बाद जो कृषि बागवानी उत्पादन करने से जुड़े किसानों एवं व्यापारियों को परिवहन की खोज में ये कहीं ना कहीं सहायक रहेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि भाई ये किसान रथ योजना कब प्रारंभ हुई, तो वर्ष 2010-11 में प्रारंभ की गई। किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी सारी दी जाएगी कृषि से संबंधित और किसानों की सहायता के लिए एक मोबाइल ऐप, किसान रथ मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया। कब किया गया, 17 अप्रैल 2020 को। ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और यह ऐप 8 भाषाओं में उपलब्ध है। कितनी भाषाओं में ऐप उपलब्ध है, 8 भाषाओं में, जो देश के सभी किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उत्तर प्रदेश सहित सभी किसानों को यहाँ पे शामिल किया गया है, जो कहीं ना कहीं उनके लिए एक मील का पत्थर यहाँ पे साबित होगा। 8 भाषाओं में है ये एप्लीकेशन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अंबेडकर ऊर्जा कृषि सुधार योजना। अंबेडकर ऊर्जा कृषि सुधार योजना, तो इस योजना की शुरुआत कब हो रही है गाइस, वर्ष 2010 में। पहला पॉइंट ये ध्यान रखेंगे। अब यह योजना कृषि विकास सुधार को प्रोत्साहन करने की महत्वपूर्ण योजना है। कृषि में विकास किया जाएगा, उसके लिए एक महत्वपूर्ण योजना के रूप में ये सामने है। और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था कि कृषि क्षेत्रों का विद्युतीकरण करना। भाई ऊर्जा से संबंधित है, कृषि का विद्युतीकरण करना, जिससे कृषि क्षेत्र को पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति हो सके। किसान को सिंचाई करनी है, नलकूप ट्यूबवेल वगैरह लगा रखे हैं, पता चला बिजली ही नहीं है कि नहीं है। तो अभी तो कई जगह आप देखते हैं कि डीजल वगैरह के इंजन लगा के ट्यूबवेल का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन अधिकांश जगह कहीं ना कहीं विद्युतीकरण जो किया गया है उसके चलते वो बिजली का प्रयोग करके सिंचाई वगैरह कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका ये टारगेट यही है, जो वर्ष 2010 में शुरू की गई कृषि क्षेत्रों का विद्युतीकरण, इसका मेन उद्देश्य रहा। उसके बाद उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम प्रदेश में किसानों को
विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीज उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 फरवरी 2002 को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत यह निगम 10 दिसंबर 2002 से अपना कार्य कर रहा है। यानी यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के लिए जो है वो बीज विकास निगम के बारे में बात कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रमाणित बीज जो है उचित मूल्य पर उपलब्ध होंगे और जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जो पंजीकृत है वो 10 दिसंबर 2002 से अपना कार्य कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत कर रहे हैं। और डेट क्या है? 15 फरवरी 2002 को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जो पंजीकरण क्षेत्र है उनको यह सुविधा कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत मिलेगी। अंबेडकर ऊर्जा कृषि सुधार योजना का संबंध किससे है? तो कृषि क्षेत्रों में विद्युतीकरण। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखेंगे, कब शुरू हुई? वर्ष 2010 में। जिनकी डेट इंपॉर्टेंट है मैंने वही डेट रखी है। डेट वगैरह गाइस आप देख रहे होंगे मैं बहुत कम लिखवाता हूँ, तो जो भी डेट आपके सामने आ रही है उनको छोड़ना नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और यह निगम बीज उत्पादन का जो कार्य है लगभग 14,000 उत्पादकों के सहयोग से करता है बेसिकली। नेक्स्ट पॉइंट देखें, एकीकृत दुग्धशाला विकास परियोजना। एकीकृत दुग्धशाला विकास परियोजना की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ध्यान देंगे यह परियोजना 1993 से 94 में प्रारंभ की गई। ठीक है, यह केंद्र प्रायोजित योजना है और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन, उपार्जन, विपणन और रोजगार के अवसर सृजित करना। भाई दूध से संबंधित है एकीकृत दुग्धशाला विकास परियोजना, दूध से संबंधित है, जाहिर सी बात है कि दूध के उत्पादन को बढ़ाना ताकि उसका व्यापार बढ़ सके और व्यापार बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे। वहीं पे प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की अगर बात करें तो राज्य में दुग्ध एवं दुग्धशाला के विकास के लिए वर्ष 1962 में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का गठन किया गया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दूध से संबंधित ये हो जाता है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब दूध की बात आई है गाइस, ये कहीं ना कहीं चर्चा में भी है और काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। तो इसी के संदर्भ में आप लोग एक क्रांति के बारे में पढ़ते हैं। क्रांति का मतलब गाइस ये नहीं होता है कि कोई युद्ध वगैरह हो गया, आप ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान देंगे। क्रांति का मतलब होता है कि एक व्यापक परिवर्तन, है ना। क्रांति का मतलब क्या है कि एक व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है, व्यापक परिवर्तन। और दूध के संदर्भ में एक क्रांति के बारे में आप लोग पढ़ते हैं श्वेत क्रांति, जिसका संबंध किससे है? दूध उत्पादन से ही है, दूध उत्पादन से है। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है आपको पता होना चाहिए, वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन ये श्वेत क्रांति के जनक हैं जिसका संबंध दूध उत्पादन से है। तो यहाँ से रिलेट करके प्रश्न आपके सामने देखने को मिल सकता है। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब हुई? तो 1962, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। एकीकृत दुग्ध विकास परियोजना 1993-94 में आई। अब कई ऐसे पॉइंट होंगे जो ईयर याद रखने में आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप लोग कैसे कनेक्ट करोगे? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में हो रहा है ना। 1992 में जब ये संशोधन हुआ, जब राज्यों के लिए कहीं ना कहीं स्थानीय सुशासन पंचायती राज व्यवस्था को लाया जा रहा है, तब उसके ठीक अगले साल दूध से संबंधित भी मामला सामने आया है ताकि रोजगार वगैरह के संदर्भ में वृद्धि की जा सके। और उसी के लिए फेडरेशन जो बना हुआ था 1962 से, वो भी कहीं ना कहीं इसके उपयोग में यानी इसके विकास के लिए कार्यरत है। तो ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं ताकि दूसरा पॉइंट भी आप लोग याद रख पाएं। अब इसमें समझे ऑपरेशन फ्लड, जैसे कि मैंने आपको बताया वही श्वेत क्रांति जो हम कह रहे हैं, श्वेत क्रांति जिसका संबंध दूध से है, और इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड। कार्यक्रम को इसी फेडरेशन के तहत संचालित किया गया था। फेडरेशन जो है ये ग्रामीण स्तर पर सहकारी दुग्ध समितियों का गठन करता है बेसिकली, और इस समितियों के माध्यम से दुग्ध उपार्जन यानी दूध की निकाली और दूध का संग्रहण, प्रसंस्करण, दुग्ध उत्पाद निर्माण और वितरण, ये सारी चीजें ये फेडरेशन कहीं ना कहीं अपने अंतर्गत करता है। क्लियर है यहाँ तक के पॉइंट? तो दूध से संबंधित जो जो प्रश्न योजना से बन सकते हैं वो है, और ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध से है। और श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है जिसके जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। तो अब यहाँ से कैसा भी प्रश्न आ जाए आप लोग आंसर कर पाएंगे।
ऐसा नहीं है कि सभी प्रश्नों का लेवल बहुत हाई होगा, आप लोग आंसर नहीं कर पाएंगे, प्रश्नों का स्तर कुछ आसान भी होगा, है ना। तो वो भी जो आसान प्रश्न है एटलीस्ट वो तो आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। जो कुछ यहाँ से प्रश्न आएंगे तो वो भी आपके लिए स्कोरिंग कहीं ना कहीं पॉइंट रहेगा, आप उसको उसके जरिए अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें। अगला देखते हैं समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। जितनी बंजर भूमियां हैं उसके विकास के लिए कार्यक्रम लाया गया गाइस, यहाँ पे समझेंगे। 47 जिलों के 132 ब्लॉकों में केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से वर्ष 1991-92 में समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। 1991-92 का बहुत इंपॉर्टेंट समय है गाइस, जब भारत की स्थिति कहीं ना कहीं बहुत खराब हो गई, फाइनेंशियली बात की जाए बहुत कर्जा हो गया। तो कहीं ना कहीं 1991 में जब विश्व की तरफ से ये बोला गया कि आपको अपने देश को चलाने के लिए एक पॉलिसी चाहिए, एक नई आप नीति लेके आए जिसके तहत आप देश को अच्छे से चला सकें। तो 1991 का वो दौर था जब भारत ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लॉन्च किया। क्या ईयर बताया मैंने? 1991, ये ईयर याद रखेंगे। और इस ईयर में क्या लाया गया? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है जी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब नई आर्थिक नीति। कई बार प्रश्न आता है नई आर्थिक नीति भारत में कब लाई गई? तो 1991 में लाई गई, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। 1991 के बाद जो जो योजनाएं हैं उसको उसी से रिलेट कर लेंगे। जैसे दूध वाली बात की हमने, 92-93 में आ गई। 73वां संविधान संशोधन 92 में हो गया। 1991-1992 में हमारे पास समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम लाया गया। स्मार्टली वर्क करना है इसमें, है ना, ताकि आप लोग भूले नहीं। अब आत्मा यानी कृषि तकनीकी प्रबंधन अभिकरण, ठीक है जी। राज्य में कृषि कार्यक्रमों को गतिशील एवं उन्नत बनाने हेतु राज्य के प्रत्येक जिले में कृषि तकनीकी प्रबंधन अभिकरण का भी गठन इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं किया गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कृषि पार्क। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, पार्क से रिलेटेड कई प्रश्न आते हैं, है ना। अब जरा यहाँ पे समझिएगा कि किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ, वाराणसी, हापुड़ और सहारनपुर में कृषि पार्क की स्थापना की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने क्या बनेगा कि उत्तर प्रदेश में कहाँ कृषि पार्क की स्थापना नहीं की गई, ये पॉइंट आपके सामने प्रश्न के रूप में आ सकता है। तो ध्यान रखना है, लखनऊ में है, वाराणसी में है ना, वाराणसी में है, हापुड़ में है और सहारनपुर में है। मैप में एक बार मार्क कर लीजिएगा तो भूलेंगे नहीं आप लोग। क्लियर है? 4 लोकेशन ध्यान रखेंगे, लखनऊ, वाराणसी, हापुड़, सहारनपुर, ठीक है। उसी के साथ में उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान का गठन 1998 में किया गया। भूमि के विकास के लिए एक अगला पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान का गठन कब किया जा रहा है? 1998 में। और जल संसाधन के माध्यम से सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करना और बंजर भूमि क्षेत्र का विकास करना और इस संस्थान का प्रमुख कार्य है, इसलिए संस्थान आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब वहीं पर जरा एक चीज ध्यान दीजिए, कृषि पार्क से संबंधित ये प्रश्न बन सकते हैं। पार्क से संबंधित एक पार्क कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, उसका नाम है नॉलेज पार्क। नॉलेज पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो आपको ध्यान रखना है ग्रेटर नोएडा, ठीक है जी। ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे नॉलेज मिलेगी, कोई पार्क बना हुआ वहाँ बैठो आपको नॉलेज मिलेगी, ऐसा नहीं है। नॉलेज पार्क मतलब एक टेक्नोलॉजी हब बनाया गया है जहाँ पे कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, है ना, कई तकनीकी स्तर पे संस्थान हैं। तो नॉलेज पार्क इसलिए पूछा जाता है। एक पार्क के बारे में और चर्चा करना चाहेंगे जो कई बार एग्जाम में देखने को आता है, और वो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, ऐसे पूरा नाम देखेंगे, हो सकता है कंफ्यूज हो जाए
STPI, अगर मैं शॉर्ट में लिख दूँ तो आप लोग थोड़ा मेमोराइज कर सकते हैं। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। ये पार्क आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, ठीक है जी। और कृषि पार्क 4 जगह, लखनऊ, वाराणसी, हापुड़, सहारनपुर। हापुड़ सहारनपुर लगभग अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम में है, वाराणसी बात करें तो इलाहाबाद के आगे हो गया, और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं, कामधेनु डेयरी योजना। कामधेनु डेयरी योजना, जाहिर सी बात है ये भी दूध से ही संबंधित है। अभी आपने देखा 92-93 में दूध से संबंधित योजना, अब इसको भी उसी से रिलेट कर लेंगे आप लोग। उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई। जाहिर सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है। कामधेनु योजना के अंतर्गत 100 दुधारू पशुओं की, ध्यान देंगे, 100 दुधारू पशुओं की 300 यूनिट, और मिनी कामधेनु योजना के अंतर्गत 50 दुधारू पशुओं की 1500 यूनिट, और माइक्रो कामधेनु योजना के तहत 25 दुधारू पशुओं की 2500 इकाइयां कहीं ना कहीं इसमें स्थापित की जा रही हैं, है ना। इसमें ध्यान देंगे, कामधेनु योजना के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें मैक्रो लेवल पे, यानी अगर मैक्रो लेवल पे बात करें तो 100 दुधारू पशु यहाँ पे कहीं ना कहीं टारगेट किए गए हैं। माइक्रो लेवल पे अगर बात करें तो यहाँ पे 50 दुधारू पशु रखे गए हैं। और वहीं पे अगर हम लोग लघु की बात करें, यहाँ पे आपने देखा ये हो गया, और मिनी आपके पास मिनी रहेगा। यहाँ पे मिनी में अगर हम लोग बात करें तो 50 रखे गए हैं, ठीक है जी। उसके बाद माइक्रो की अगर बात करें तो 25 रखे गए हैं, जो सबसे सूक्ष्म है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, जहाँ से प्रश्न आ सकता है। अब कुछ स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में बात करें। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में स्वास्थ्य से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं हैं जो एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं, तो उसके ऊपर समझते हैं। स्वास्थ्य योजनाएं, तो पहला आप लोग हेडलाइन देंगे, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, है ना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय बीमा योजना के तहत राज्य के नागरिक को जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं वह स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ उठा सकते हैं। अब गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए 2 समितियां बनाई गई थी, ध्यान रखेंगे। गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए, गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए समितियां, है ना। पहली आपको ध्यान रखनी है एस तेंदुलकर समिति, एस तेंदुलकर समिति, ठीक है जी। दूसरी समिति की अगर हम लोग बात करें तो वो है लक्कड़वाला समिति, लक्कड़वाला समिति। ये गरीबी रेखा का निर्धारण करते हैं, ठीक है जी। ये समितियां गरीबी रेखा के नीचे कौन कौन आएंगे वो उसका निर्धारण करते हैं। और इन्होंने ही बताया है कि अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में है, अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में है और वो अगर 2400 कैलोरी से, जो मैं बोल रहा हूँ नोट कीजिएगा, वो अगर 2400 कैलोरी से, ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यक्ति 2400 कैलोरी से कम उपभोग करता है तो वो गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। वहीं शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी से कम ग्रहण करने वाला गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा, ठीक है जी। तो उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किनके लिए है? जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। यहाँ से रिलेट होके ये 2 प्रश्न आपके सामने एग्जाम में आ सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे। अब इस योजना के तहत सभी बीमारियों के लिए बीमाकर्ता बिलों का वहन करता है और मातृत्व खर्च के लिए 30,000 रुपये खर्च भी देता है, ठीक है। योजना के तहत पॉलिसी का लाभार्थी पूरा परिवार है, ध्यान दीजिएगा। इसमें अकेले व्यक्ति की बात नहीं है, पूरे परिवार को ये लाभ मिलेगा। यानी पूरे परिवार में किसी की भी स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या आ जाए तो उसके लिए ये बीमा योजना कहीं ना कहीं कारगर रहेगी। और इस योजना में उन निर्माण कामगारों को लाभ दिया जाएगा जिनके पास स्वयं
अथवा परिवार के नाम समुचित भूमि उपलब्ध है। ठीक है जी, ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। अब उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा 22 दिसंबर 2016 को 2014 के बाद की योजना है गाइस। कब आई है? 22 दिसंबर 2016 वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। इस योजना को स्वीकृति दी गई। कब दी गई? 22 दिसंबर 2016। अब इस योजना के तहत सरकार प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को उपचार हेतु 30,000 रुपए की चिकित्सीय राशि इसके अंतर्गत देगी। किनको? वरिष्ठ लोगों को, जो उम्र में बड़े हैं उनके लिए। ठीक है, और वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत ऐसे चिकित्सालयों को भी सूचीबद्ध किया गया है जो इनकी विशिष्ट बीमारियों के इलाज हेतु उपयुक्त हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट ध्यान रखेंगे, कब आई और किनको दिया जाएगा। राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को ये सुविधा मिलेगी। कौन सी? वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हौसला पोषण योजना। हौसला पोषण योजना पोषण से संबंधित बात है गाइस। तो कहीं ना कहीं सारे न्यूट्रिशन जो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट हैं उसके संदर्भ में ये योजना है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में इस योजना की शुरुआत कब की जा रही है? वर्ष 2016 में की गई। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हौसला पोषण योजना उत्तर प्रदेश में कब शुरू किया गया? तो वर्ष 2016 में। हो सकता है सेशन कुछ स्पीड में चल रहा हो, आपको ऐसा प्रतीत हो रहा हो, तो वीडियो को रिवाइंड करके तसल्ली से नोट कीजिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आप लोगों का छूटे नहीं। ठीक है जी, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मैक्सिमम चीज़ें, सब कुछ तो नहीं, बहुत कुछ हम लोग समझ सकें जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो कब शुरू की गई है? 2016 में। और इस योजना के अंतर्गत राज्य के श्रावस्ती जिले के मोतीपुर कला गांव में, कौन सा जिला है गाइस? कौन सा जिला? श्रावस्ती जिला के मोतीपुर कला गांव में 15 मिड डे मील मेन्यू के तहत भोजन के साथ साथ सप्ताह में 2 दिन दही, अति कुपोषित बच्चों को आधा किलो घी ये प्रदान किया जाएगा। तो जिले का नाम ध्यान रखना है, श्रावस्ती जिले की बात हो रही है यहाँ पे, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। इस योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को दैनिक रूप से निर्धारित मानकों के अनुसार गर्म भोजन, आयरन की गोलियां खिलाई जाती हैं। फॉलिक एसिड नाम से वो मेडिसिन होती है। उन्हें पोषण के बारे में चिकित्सकों द्वारा परामर्श भी दिया जाता है। ठीक है जी, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई है। मिड डे मील आपने नाम देखा यहाँ पे, है ना, मिड डे मील। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या नाम है? मिड डे मील। अगर आपके सामने प्रश्न आ जाए कि मिड डे मील भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था, तो मिड डे मील जो मैंने बोला है उसको नोट कीजिएगा। मिड डे मील भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया है? तो तमिलनाडु। ध्यान देंगे, तमिलनाडु में इसको लागू किया गया है। सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? तमिलनाडु में। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला है निशुल्क हेल्थ कार्ड योजना। हेल्थ कार्ड योजना, तो ध्यान देंगे, कम्युनिटी लिंकेज कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्यक्रम को जुलाई 2005 में शुरू किया गया है। तो एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, कब शुरू किया गया है? जुलाई 2005 में। इसके माध्यम से मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। हो सकता है जो बच्चे ये क्लास देख रहे हैं उनके मन में ऐसा प्रश्न आ सकता है, इतनी सारी योजनाएं, तो परेशान नहीं होना है, बहुत सारी योजनाएं मैंने हटा दी हैं। संभावित योजनाएं जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कैसे आप लोग रिवाइज करेंगे, कैसे आप लोग याद रख पाएंगे? टारगेट बनाइएगा 4 से 5 योजना एक दिन में आपको देखनी है ना, उससे ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारी योजना लाओ आज ही रिवाइज हो जाएगी, सारी योजनाओं को आज ही देख लेंगे। पहले नोट्स बना लीजिए, फिर टारगेट करिए कि 4 से 5 योजनाओं
योजनाओं को आज रिवाइज करना है। क्या क्या पॉइंट है ना, वो आपको बार बार रिवाइज करना है। फिर जब 4 से 5 आज की हो जाएंगी, फिर अगले दिन की, इस तरीके से आप लोग इनको याद रख पाएंगे। ठीक है, तो निःशुल्क हेल्थ कार्ड योजना की बात करें तो कब शुरू हो रही है? 2005 में। और इसका टारगेट क्या है? जो मलिन बस्तियों में, जो स्लम एरियाज हैं, वहाँ पे रहने वाले लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देना इसका कहीं ना कहीं उद्देश्य है। अगले पॉइंट की तरफ बात करें, सामुदायिक कल्याण योजनाएं। इससे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात कर लें, आपको याद होना चाहिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1952 ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, लेकिन ये असफल हो गया क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जिस विकास की उम्मीद की गई थी कि सभी ग्रामीण वासियों को कुछ अधिकार मिलेंगे, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं रहा। यानी ग्रामीण क्षेत्र वासियों को कोई भी अधिकार नहीं दिया गया, जिसके चलते ये असफल हो गया। तब जाके बलवंत राय मेहता जी त्रिस्तरीय प्लान लेके आते हैं। तो ये तो बात थी 1952 की, जो असफल रहा मामला, लेकिन एग्जाम में सफलता जरूर दिलाता है, क्योंकि ये एग्जाम में प्रश्न देखने को आता है। वो डेट 2 अक्टूबर 1952। अब ध्यान रखेंगे, सामुदायिक कल्याण योजना अब शहरी प्रवासियों के लिए किफायती किराए के आवास से संबंधित है। यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, शहरी प्रवासियों के लिए मार्च 2021 में राज्य सरकार ने किसको? छात्रों, शहरों में रहने वाले गरीबों और शहरी प्रवासियों के लिए किफायती किराए के आवास व परिसर योजना हेतु ये मंजूरी प्रदान की है। यह इस योजना के अंतर्गत विधवाओं, कामकाजी महिलाओं और अल्पसंख्यकों, जिसमें अनुसूचित जाति या जनजाति हैं या अन्य पिछड़े वर्ग हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं प्राथमिकता दी है। सिंपल सा प्रश्न कि सामुदायिक विकास कार्य, जो सामुदायिक कल्याण योजना है, इसके अंतर्गत किसका प्रावधान है? किराए के आवास का प्रावधान है, ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, जिसमें महिला के संदर्भ में बात की गई, चाहे कोई वर्किंग महिला है, कामकाजी महिला है, या कोई विधवा विडो महिला है जिसका हस्बैंड नहीं है, अल्पसंख्यकों के संदर्भ में अनुसूचित जाति, जनजाति, इनके बारे में बात कही गई है, और पिछड़े वर्ग जो ओबीसी हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट, उनके लिए योजना का प्रावधान कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत किया गया है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है सामुदायिक कल्याण योजना के संदर्भ में। उम्मीद करता हूँ इतने पॉइंट आपको कहे हैं तो आप भूलिएगा नहीं। अब इसी में देखें, यह योजना लाभार्थियों के लिए किराए के आवास परिसरों के निर्माण, संचालन, रख रखाव के लिए निजी व सार्वजनिक संस्थानों की भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लागू की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ही कहीं ना कहीं इस योजना को लाया गया है, सामुदायिक कल्याण योजना, जिसका संबंध कहीं ना कहीं आवास से ही है कि किराए पे आवास दिया जा सके। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट योजना के बारे में हम लोग बात करते हैं, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। ठीक है, अब इस योजना के अंतर्गत कोरोना महामारी के कारण देश में लागू लॉकडाउन के फलस्वरूप विभिन्न प्रदेशों से वापस आए श्रमिकों, कामगारों को रोजगार, स्वरोजगार उपलब्ध कराना है, उसके संदर्भ में ये योजना दी गई। आपने देखा जब लॉकडाउन लगा तो अलग अलग राज्य में, जो जैसे उत्तर प्रदेश के निवासी हैं जो अलग राज्य में रह रहे थे, काम कर रहे थे, वो वापस घर को लौटने लगे। यातायात के साधन नहीं मिले तो पैदल ही चल दिए, है ना। तो उनको बोला गया प्रवासी मजदूर, कि जहाँ काम कर रहे थे वहाँ छोड़ के वापस आ गए। तो उनके लिए इन्होंने क्या किया है, रोजगार के स्वरोजगार उपलब्ध कराने की बात कही है मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना में। और इसके अंतर्गत स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ग्रामीण श्रमिक महिलाओं को 10 लाख रुपए तक की ऋण सहायता राशि बिना किसी ब्याज के प्रदान की जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, कितने लाख तक की राशि ऋण सहायता की बात कही गई है इसमें, तो 10 लाख तक, उसमें कोई इसमें ब्याज वगैरह जो है, ब्याज प्रदान बिना किसी ब्याज के ये दिया जाएगा, यानी 10 लाख तक का ऋण वो ले सकता है।
और वहीं पुरुष श्रमिकों के लिए 4% ब्याज की दर पर 10 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। पुरुषों के लिए 4% का ब्याज इसमें रखा गया है, महिलाओं के लिए इसमें ब्याज नहीं रखा गया है। तो अब आप सोचिए, जब मेंशन कर दिया है 4%, तो क्या कोई पुरुष लेगा? वो अपनी वाइफ को दिलवा देगा उसके नाम से, है कि नहीं है? क्योंकि उसमें परसेंटेज नहीं रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं रोजगार छतरी योजना। गाइज ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनका वास्तविक नाम हम लोगों ने बात की हुई है, इनका वास्तविक नाम आपको ध्यान रखना है। वास्तविक नाम योगी आदित्यनाथ जी का वास्तविक नाम अजय सिंह बिष्ट, अजय सिंह बिष्ट। ठीक है जी। क्या आप जानते थे योगी आदित्यनाथ जी का वास्तविक नाम? नहीं जानते थे तो ध्यान रखिएगा, अजय सिंह बिष्ट। इन्होंने क्या किया, 18 जुलाई 2020, रिसेंट है, कुछ ज़्यादा पुराना नहीं है, को एक नवीन योजना रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया। डेट याद रखेंगे, पहला पॉइंट तो यही है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों और उनका सर्वांगीण विकास करना, ये इसका कहीं ना कहीं उद्देश्य रहा। इसका ये कार्य था कि ये क्या करेगा, अनुसूचित जाति के जो भी गरीब व्यक्ति हैं उनके विकास के लिए ये योजना लाई गई। और यह योजना सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र के तहत शुभारंभ की गई। और यह योजना आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए भी इस दिशा में कहीं ना कहीं प्रमुख पहल की गई है। तो जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनको जिस क्षेत्र में विकास नहीं हो पा रहा है, उसके लिए वन अम्ब्रेला, आप कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट अम्ब्रेला स्कीम लाई गई है, जो इसका लाभ उठा सकते हैं। दो इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से निकल के आते हैं। कब की गई? 18 जुलाई 2020। और किसके लिए की गई? ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है गाइस, तो आज के लिए योजनाओं में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी योजना की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए राज्य की कुछ योजनाएं और हैं जो मैं चाहता हूं आप लोग ध्यान रखें। उसके बाद केंद्र की कुछ योजनाएं रहेंगी, उसके ऊपर भी बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय, टेक केयर।